बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अक्टूबर है और दिन है हफ्ते का। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर हलफ उठा लिया है और उनकी तकरीब हलफ बर्दारी में क्या कुछ हुआ, जजेस ने क्या गुफ्तगू की और वहाँ पे माहौल क्या था, ये तो हम उन्हीं अपने दोस्तों से जानेंगे जो वहाँ पे हमारे 4-5 रिपोर्टर्स गए हुए थे। किसी से बात होगी तो आपको ज़रूर अपडेट करेंगे कि वहाँ पे क्या हुआ है। लेकिन जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने 48 घंटों के अंदर अंदर फुल कोर्ट इजलास जो है वो बुला लिया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि इससे पहले जो काजी फाइज ईसा थे उनसे बारहा मुतालबा किया गया कि आप फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं। उनको मंसूर अली शाह साहब ने भी कहा, उन्होंने नहीं बुलाई। उनको मुनीब अख्तर साहब ने भी कहा, उन्होंने नहीं बुलाई। और वो फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाना चाहते थे क्योंकि 12 जुलाई को काजी फाइज ईसा अक़लियत में आ गए थे और वो अक्सरियत खो बैठे थे। और जब वो अक्सरियत खो बैठे थे तो वो फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुला रहे थे। उनको पता था कि वो फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएंगे, वो अक़लियत में आ जाएंगे और उनको अक्सरियती जजेस की बात माननी पड़ेगी। और इसीलिए काजी फाइज ईसा ने फुल कोर्ट मीटिंग जो है वो नहीं बुलाई थी। देखें, याहिया अफरीदी साहब के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सूरत हाल है, यानी एक उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ज़ाहिर है। उस चैलेंज पे आने से पहले उनकी पोजीशन इसलिए भी ज़रा मुश्किल है उनके उनको आउट ऑफ टर्न जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगाया गया है। उनको नून लीग ने सेलेक्ट किया है, पीपल्स पार्टी ने सेलेक्ट किया है, जरदारी और नवाज शरीफ ने उनको सेलेक्ट किया है। तो उन पर भारी जिम्मेदारी आती है कि अब वो अपने अमल से ये साबित करें कि उनको जो लगाया गया है वो चले। ये तो समझ आती है कि इसलिए लगाया गया है कि वो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब को नहीं लगाना चाहते थे। लेकिन याहिया अफरीदी साहब के अमल से, प्रैक्टिकल उनके इक़दाम से पता चलेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ना सिर्फ ये कि बल्कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को लगाना नहीं था इसलिए उनको लगाया गया, बल्कि उनके साथ मामलात भी तय हैं और उनके साथ मामलात भी तय हैं इसलिए उनको लगाया गया है। तो ये अपने अमल से बताएंगे याहिया अफरीदी साहब किस में किस हद तक हकीकत है। देखें, याहिया अफरीदी साहब की ज़ात का कोई मसला नहीं है। मसला याहिया अफरीदी साहब को जिस तरीके से लगाया गया है, जिन लोगों ने लगाया है, मसला उनका है। एक ऐसी पार्लियामेंट जो हकीकी अवामी पार्लियामेंट नहीं है, जो हकीकी अवामी नुमाइंदा नहीं है। जिस नवाज शरीफ ने याहिया अफरीदी साहब की सिलेक्शन की है, वो नवाज शरीफ खुद अपनी सीट हारा हुआ था, वो यास्मीन राशिद साहिबा से हारा हुआ था। तो एक ऐसी पार्लियामेंट जो फॉर्म 47 वाली थी, और ये जो पार्लिमानी कमेटी थी, इसमें से भी आप देख लें कि 4-5 नाम तो ऐसे बैठे थे जो फॉर्म 45 वाले नहीं, फॉर्म 47 वाले हैं, जो अपनी सीटें हारे हुए हैं। तो अगर ये सूरत हाल होगी कि इनके मतलब इस तरह के लोगों से के ज़रिए याहिया अफरीदी साहब लगे हैं, तो अब वो अपने अमल से बताएंगे कि बहरहाल उनको ये जिम्मेदारी मिली है तो वो ये निभा रहे हैं या पहले से उनके मामला तय थे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो बहुत ही शदीद हो चुके हैं और वो कम नहीं, वो बढ़ेंगे अगर याहिया अफरीदी साहब ने आइन और कानून के मुताबिक मामला ना चलाए और उन्होंने इनको तलखियों को कम करने की कोशिश ना की। देखिए, ये बड़ा नुकसान हुआ है। जैसे ज़ाद रसूल साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इख्तलाफात पहले भी होते रहे हैं, जजेस का पॉइंट ऑफ व्यू भी मुख्तलिफ होता है, जजमेंट्स भी मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन जिस तरह से ये इख्तलाफात काजी फाइज ईसा पब्लिक में लेकर आए अपने खतूत के ज़रिए, फैसलों के ज़रिए, प्रेस रिलीज़ के ज़रिए, ख़बरें लीक करके, और ये इससे बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का नहीं पाकिस्तान का नुकसान हुआ है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा इंसाफ का वो इतना टके टोकी हो गया, इतना कंट्रोवर्शियल हो गया है कि लोगों को अब उससे कोई होप नहीं रही। और सबसे ज़्यादा मसला है जो लोगों का एक एतमाद अदालतों पर होना चाहिए, वो एतमाद लोगों का अदालतों पर बिल्कुल नहीं रहा और सुप्रीम कोर्ट पर तो बिल्कुल नहीं रहा। तो इसलिए अपने अमल से याहिया अफरीदी साहब ने इन चीज़ों को बताना है और दिखाना है कि वो इन सारे मामलात में ऑन बोर्ड नहीं थे, उनकी कोई डील नहीं है और वो बन गए हैं। तो अब वो आइन और कानून के मुताबिक चीज़ों को लेकर चलेंगे, और अगर वो आइन और कानून के मुताबिक और अपने हल्फ के मुताबिक चीज़ों को लेकर चलेंगे तो फिर ये कंफर्म है कि 26वीं आईनी तरमीम तो उड़ेगी। क्योंकि देखें ना, अब जो इनके सामने इस वक्त चैलेंजेस हैं 26वीं आईनी तरमीम पे आने से पहले तो यह है कि गो के एक खबर लगी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से मंसूब करके कि उन्होंने कहा कि सीनियर प्यूनी जज जो हैं वो मंसूर अली शाह साहब ही होंगे सीनियरिटी में। याहिया अफरीदी साहब के बाद अब मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब हैं। लेकिन बात यह है कि कुछ लोग जो हुकूमत से भी ऊपर की हुकूमत है उनके करीब है, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, जो सीनियर प्यूनी जज हैं वो अब मंसूर अली शाह साहब नहीं है। मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब अब सीनियरिटी में नहीं है, बल्कि सीनियर प्यूनी जज जो हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है और उनके बाद जस्टिस जमाल खान मदखेल हैं। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि अब कमेटी में जो कमेटी बनती है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उनके बाद 2 सीनियर 3 जज होते हैं। लेकिन फिर हुआ यह था कि उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया था। उस ऑर्डिनेंस में आने से पहले अगर हुकूमत से ऊपर वाली हुकूमत के लोगों की बात मान ली जाए तो उसमें तो फिर सीनियर प्यूनी जज जो हैं वो अमीनुद्दीन खान साहब और जमाल खान मदखेल साहब हैं। और अगर इसके साथ याहिया अफरीदी साहब जाते हैं तो ये तो पहले ही उनका इतना बड़ा डिजास्टर होगा कि फिर याहिया अफरीदी साहब इसी चीज़ से ही नहीं निकल पाएंगे। वैसे ही वकला तहरीक संजीदा हो जाएगी, फिर वकला को तहरीक चलानी पड़ेगी याहिया अफरीदी साहब के खिलाफ भी। देखें, अभी तक याहिया अफरीदी की ज़ात पे किसी ने बात नहीं की। सबको ये एतराज़ है कि इनको जिन लगाने वाले गलत लोग हैं, इनको लगाया गलत गया है, इनका प्रोसीजर गलत था, तरमीम गलत हुई और लोटों के जरिए हुई
اور جس طرح سے یہ سارا کچھ ان چیزوں پر اعتراض ہے، پروسیس پہ اعتراض ہے، ان پہ اعتراض نہیں ہے. اور لیکن اگر یہ اس آ جاتے ہیں تشریح پر کہ سینئر پیونی جج جو ہے وہ اب امین الدین خان اور جمال خان مدخیل ہوں گے تو یہ پھر ڈیزاسٹر ہوگا. اور گو کہ جو اٹارنی جنرل ان کے حوالے سے لگا ہے کہ خبر کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں منصور علی شاہ صاحب ہی سینئر پیونی جج ہیں. اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب دونوں ججز لیٹر لکھ کے کیٹیگوریکلی انکار کر چکے ہیں کہ وہ اس کمیٹی میں، یعنی منیب اختر صاحب نے بھی اس کے آرڈیننس کے اوپر سوالات اٹھائے ہیں لیکن منصور علی شاہ صاحب نے تو اس کمیٹی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا جس کمیٹی سے منیب اختر صاحب کو نکال کے اور امین الدین خان صاحب کو جو قاضی فائز کے یار ہیں ان کو قاضی فائز نے لگا کے، اور اس کے بعد جو من مرضی قاضی کی ہوتی رہی ہے وہ فیصلے کرتا رہا ہے. اور پتہ نہیں امین الدین خان کے ساتھ بات بھی کرتا تھا نہیں کرتا تھا، بس وہ پاور اٹارنی امین الدین خان کا کوئی جو مہر ہوتی ہے نا وہ مہر قاضی صاحب کے پاس تھی، وہ خود لکھتے تھے اور امین الدین خان صاحب کی مہر لگا دیتے تھے اور ان سے دستخط کروا لیتے تھے. اور جو قاضی کا دل کیا ہے قاضی نے کیا ہے کمیٹی چینج کر کے. اور سب سے بڑا جو یہ راستہ رکا ہے منصور علی شاہ صاحب کا اور منیب اختر صاحب کا اور یحییٰ فریدی صاحب بنے ہیں، وہ قاضی فائز عیسیٰ کے اس کنٹروورشل فیصلے سے بنے ہیں جس میں قاضی فائز عیسیٰ نے زرداری کے آرڈیننس کو امپلیمنٹ کیا آدھے گھنٹے کے اندر اندر، اور امین الدین خان صاحب کو کمیٹی میں ایڈ کیا اور 63A والا کیس لگایا. اور وہ کیس لگا کے اور پھر کہا کہ سیاسی جسم فروش جو ہیں وہ ووٹ دے سکتے ہیں اور ان کا ووٹ کاؤنٹ بھی ہوگا. تو اس لیے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایک میٹر ہے کہ اب جو یحییٰ فریدی صاحب ہیں اس فل کورٹ میٹنگ کے بعد کیا کرتے ہیں. کیا وہ کمیٹی میں ان کو کیا نام ہے منصور علی شاہ صاحب کے اور ساتھ منیب اختر صاحب کو رکھتے ہیں، یا وہ منصور علی شاہ صاحب کو تو رکھتے ہیں لیکن ساتھ وہ اپنا من پسند کوئی اور جج رکھتے ہیں. تو یہیں سے فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں. تو پہلا ان کا